नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में मंत्रियों को बांटे गए हैं विभाग। पुष्कर सिंह धामी के पास आपको बता दें कि करीब 23 विभाग मिले हैं। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी मिली। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त समेत 6 विभाग मिले। धन सिंह रावत को शिक्षा समेत 6 विभाग मिले। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें कि सतपाल महाराज को PWD समेत 8 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी आपको बता दें, हम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं और उत्तराखंड में मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। पुष्कर सिंह धामी के पास सूचना समेत 23 विभाग है। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन समेत 6 विभाग की जिम्मेदारी दी गई। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। धन सिंह रावत को शिक्षा समेत 6 विभाग मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सतपाल महाराज को PWD समेत 8 विभाग मिले हैं। गणेश जोशी को कृषि समेत 9 विभागों की जिम्मेदारी दी गई और सुबोध उनियाल को वन समेत 4 विभाग मिले हैं। रेखा आर्य को बाल विकास समेत 4 विभाग दिए गए हैं। चंदन रामदास को परिवहन समेत 6 विभाग मिले। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और तमाम मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए। पुष्कर सिंह धामी के पास सूचना समेत 23 विभाग हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल को वित्त समेत 6 विभाग मिले। गणेश जोशी को कृषि समेत 9 विभाग मिले। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी। सुबोध उनियाल को वन समेत 4 विभाग मिले हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है और अब मंत्रियों की बारी है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जनता की सेवा में काम करें। जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा थी क्या क्या है? ऐसे में तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। एक बड़ा भरोसा सरकार की तरफ से मंत्रियों को दिखाया क्या? नहीं आ रहा था ना। तो 23 मार्च को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दौरान मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और मुख्यमंत्री के साथ ही 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की जो है और गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, जिस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके 6 दिन बाद यानी कल जो है देर शाम सभी मंत्रियों का पोर्टफोलियो जारी कर दिया गया, यानी कि इनका जो कार्यभार रहेगा उसको जारी कर दिया गया है। और अब ऐसा अगर मंत्रियों की बात करें तो फिलहाल इस बार कई नए मंत्री भी हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। जिसमें से अगर हम बात करें तो चंदन रामदास, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, ये 3 नेता ऐसे जो फिलहाल अब इस बार जो पहली बार मंत्री की पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। अगर पूरा पोर्टफोलियो पर गौर करें तो कई अहम चीजें निकल करके सामने आ रही है। इसमें मुख्य रूप से देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुबोध उनियाल की। सुबोध उनियाल की अगर बात करें तो पिछली धामी वन कैबिनेट में सुबोध उनियाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री, इसके साथ साथ शासकीय प्रवक्ता जो सुबोध उनियाल बनाए गए थे। इसके अलावा उनके पास कृषि जैसे तमाम विभाग थे। और अगर हम बात करें तो उस दौरान एक तो बड़ी जिम्मेदारी आपको बता दें तमाम फिलहाल है वह वन विभाग है। और अगर हम देखें तो वन विभाग इससे पहले जो है धामी कैबिनेट में जो है हरक सिंह रावत के पास थी। इसके अतिरिक्त जो है इसमें तमाम अन्य जो विभाग शामिल किए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विभाग वन है। दूसरा अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बारे में अगर बात करते हैं तो कैबिनेट सतपाल महाराज के विभाग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल देखें तो जो धामी वन या फिर उससे पहले त्रिवेद के समय में जो उनको विभाग मिला था तो सारे के सारे विभाग उनको इस बार भी दिए गए हैं, क्योंकि अब वर्तमान समय की बात तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से वही हैं। और उसके साथ देखें तो इनमें पर्यटन, PWD, पंचायती राज, तमाम जो वो विभाग रहे हैं वही विभाग इनको दोबारा रिपीट किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इस धामी 2.0 कैबिनेट में जो है प्रेमचंद अग्रवाल की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, यानी कि उनका कद बढ़ाते हुए उनको वित्त विभाग सौंपा गया है। इसमें शहरी विकास सौंपा गया है, विधायी संसदीय कार्य सौंपा गया, पुनर्गठन जनरल सौंपा गया है।
यानी कह सकते हैं कि जो त्रिवेंद्र के टाइम पर मदन कौशिक को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कैबिनेट मंत्री होने के नाते, हम्म। वही जिम्मेदारी धामी 2.0 में जो है प्रेमचंद अग्रवाल को सौंपी गई है। यानी कि संसदीय कार्य मंत्री भी यही है, शासकीय प्रवक्ता भी यही है, और जो महत्वपूर्ण विभाग इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग ही है और शहरी विकास है। तो कहीं ना कहीं इसको महत्वपूर्ण जो है इस बार धामी कैबिनेट में प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो और फिलहाल जो नए मंत्री शामिल हुए हैं या फिर जो पुराने मंत्री हैं, जिसमें कि गणेश जोशी हो गए, धन सिंह रावत हो गए, रेखा आर्य हो गई, इन सभी के विभागों में फेरबदल किया गया है। और इसके अतिरिक्त बात करें चंद्र राम दास को जो है अलग विभाग दिया गया, यशपाल आर्य को विभाग दिया गया था त्रिवेंद्र सिंह के समय में, यानी कि परिवहन सबसे महत्वपूर्ण हो। कहीं ना कहीं चंद्र राम दास के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि परिवहन विभाग की अगर हम देखें तो राज्य गठन के बाद से ही परिवहन विभाग जो है लगातार घाटे में चल रहा है। सालाना करोड़ों रुपए का घाटा परिवहन विभाग को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में परिवहन विभाग संभालना काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो चंद्रराम दास को जो है मध्यम उद्यम दिया गया, यानी लघु उद्योग एंड मध्यम उद्योग दिया गया है। अगर इन दोनों चीजों की बात करते हैं, पहले गणेश जोशी के पास दिया गया था जब वो धामी कैबिनेट में आए थे वो, तो गणेश जोशी के समय उनको दिया गया था, लेकिन इस बार जो गणेश जोशी से हटा करके चंद्र रामदास को दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण, जो अल्पसंख्यक कल्याण की बात करते हैं, यशपाल आर्य के पास था, लेकिन अब विभाग जो है इनको चंद्र रामदास को दे दी गई है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो नए मंत्री और बने हैं, सौरभ बोगुना को जो है पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन दिया गया है, जो कि अगर पिछले कैबिनेट की बात करें तो उसमें रेखा आर्या को दिया गया था। इसमें फिर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग दिया गया है, जो कि पिछली कैबिनेट में बात करें तो बंशीधर भगत के पास था। प्रोटोकॉल दिया गया है, जो कि पिछली कैबिनेट में जो है धन सिंह रावत के पास था। चीनी इसके अलावा अगर बात कौशल विकास सेवा योजना, ये भी पहले धन सिंह रावत के पास था। तमाम विभागों को इस बार फेरबदल किया गया है। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है कि इस बार जो पोर्टफोलियो जारी किया गया मंत्रियों का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कुछ यानी कि सिर्फ सतपाल महाराज को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी यानी कि बचे 7 सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है जो पिछले उसमें थे। हालांकि इस बार 3 नए मंत्री जुड़े हैं तो उनमें बदलाव होना संभाविक है, लेकिन जो 3 से 4 मंत्री को इस बार हटा दी गया है, क्योंकि अरविंद पांडे भी इस बार मंत्री नहीं है, बंशीधर भगत भी मंत्री नहीं है, यशपाल आर्य को बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो उसमें सॉरी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो 4 नेता पहले ही हट गए हैं। हालांकि अभी विभागों का और बंटवारा होना, करीब 3 मंत्री और बनाए जाने हैं। तो ऐसे में लेकर के हम देखें तो तमाम जो मंत्री हैं उनमें दायित्व में बंटवारा बदलाव किया गया है, लेकिन मात्र एक सतपाल महाराज हैं जिनके दायित्व में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से आप बता रहे कि पोर्टफोलियो में जो ज़्यादातर मंत्री उनके पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है, ऐसे में बदलाव के साथ ये उन मंत्रियों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे वे कैसे काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए बदलाव एक जरूरी भी होती है, क्योंकि तमाम मंत्री ऐसे भी हैं जो एक ही विभाग में लगातार काम करके वह भी ऊब जाते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ भी उनकी बन जाती है। तो ऐसे में उन सब चीजों को हटाने की भी जरूरत है। सरकार जैसे कि देखते हैं कि अमूमन तौर पर अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आम समस्या दिखती मिलती कि जिलाधिकारी को यहाँ से वहां कर दिया गया, सचिव को इस विभाग से हटा के उस विभाग में कर दिया गया। तो बदलाव एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग है वो बना रहता है, कामकाज एक अच्छे तरीके से होता है। यही वजह है कि सरकार जब बदलती है तो बदलाव होती है। अगर सरकार बदल के कोई दूसरी सरकार आती है, किसी और पार्टी की सरकार आती है, तो उनके मंत्री कोई और होते हैं तो ढंग से काम करवाते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इसको लेकर के भी कोशिश की जाती रही है कि हर 5 साल के बाद मंत्रियों का विभाग बदलना चाहिए, वो काफी जरूरी भी है। इससे विकास जो है, विकास कार्यों, विकास गति को और गति मिलता है। तो यही कोशिश इस बार धामी सरकार की, इस धामी 2.0 सरकार में की गई है। और हालांकि फिलहाल देखें तो फिलहाल एक ही जो वो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनके विभागों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। हालांकि काफी वरिष्ठ उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चल रहा था। यही वजह मान सकते हैं क्योंकि उनका शुरू से पकड़ रहा है और वह शुरू से ही पर्यटन देखते रहे। खासकर सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो विभाग है वह पर्यटन विभाग है और शुरू से पर्यटन देखते रहे हैं, और उनके साथ ही धर्मस्थु भी है। तो कुल मिलाकर कहे तो उनका शुरू से पर्यटन में उजत से अच्छी पकड़ भी है, और वो क्या कुछ करना है उनका पहले से रोड मैप तैयार, खाका उनका तैयार था। इसको लेकर के भी उनको जो है वही विभागें सौंपी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो तमाम अन्य मंत्री हैं उन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है, क्योंकि शुरू से देखें तो यह रहा कि तमाम विभाग दिए जाते हैं। बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा के पहले सत्र में। आपको बता दें कि राज्यपाल अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 माह के विकास कार्यों के लिए 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान बजट सदन के पटल पर रखा गया।
सदन के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज नई सरकार के गठन के बाद सत्र की शुरुआत हुई है, जिसमें आगामी 4 माह के विकास कार्यों के लिए लेखानुदान को पेश किया गया है। कल महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद लेखानुदान पास होगा। वहीं इस अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो भी वादे किए थे उसके अनुरूप कार्य करने का एजेंडा भी पेश किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल अनुदान बजट जो है वो पेश किया और 5वें विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको बता दें कि फिर एक बार जो लेखानुदान पेश किया गया सरकार की तरफ से उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर बहस होगी। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री ने लेखानुदान पेश किया था और आगामी 4 माह के विकास कार्यों के लिए ये लेखानुदान जो है वो पेश किया गया। बजट जो है सदन के पटल पर रखा गया था। सदन के पहले दिन ही कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के बाद सत्र की शुरुआत हुई और वहीं आगामी 4 माह के विकास कार्यों के लिए लेखानुदान पेश किया गया और इसी के तहत काम भी किया जाएगा। महामहिम के अभिभाषण पर अब आज चर्चा होगी। विभाग ने बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर राज्य के संयुक्त चिकित्सालय सतपुली का बिजली कनेक्शन काट दिया। वहीं अस्पताल में विद्युत आपूर्ति ठप होने से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। अब अस्पताल में ना तो पैथोलॉजी लैब काम कर रही है और ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसकी गाज मरीजों पर गिर रही है। मरीजों को बिना जांच के ही बेरंग लौटाया जा रहा है। लाइट ना होने के कारण अस्पताल में प्रसूति व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर गई है। विद्युत विभाग सतपुली के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि राजकीय संयुक्त अस्पताल ने पिछले 8 माह से अपने बिल जमा नहीं किया है। अस्पताल पर इन 8 महीनों का 1.60 लाख रुपए का बकाया है। सतपुली उपखंड में यह सबसे बड़ा बकायेदार अस्पताल भी है। अस्पताल को कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भी बिल जमा नहीं किया गया, लिहाजा अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिल जमा होने पर अस्पताल का कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया जाएगा और बिजली का मीटर उतारने पर बवाल किया गया है। भीम आर्मी तो अस्पताल का विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में गुलदार के हमले में 62 वर्षीय महिला की जानकारी के मुताबिक बजूनी गांव निवासी महिला काठगोदाम के पास जंगल से घास काटने गई थी। पिछले 6 महीनों में बाघ के हमले की यह 5वीं घटना है। वन विभाग की ओर से पिंजरे, ड्रोन कैमरे और हाथियों के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बावजूद भी वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद से फतेहपुर रेंज के निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नगरी में नैनीताल बैंक के द्वारा 100 वर्ष पूर्ण होने पर कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एपण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें नगर के लगभग 150 से ऊपर प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर कंपनी सेक्रेटरी विवेक शाह ने बताया कि नैनीताल बैंक के द्वारा अपने उत्तराखंड की विरासत एपण कला को बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार करने हेतु पारंपरिक और एपण कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ऊखीमठ केदार घाटी के नगर पंचायत के भटेश्वर वार्ड में वर्षों से चैत्र मास में भी माता त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में त्योहार का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस साल ग्रामीणों के साथ प्रवासियों ने काफ़ी उत्साह के साथ त्योहार आयोजित किया। इस दौरान संक्रांति में हर घर में जौ बोने की परंपरा है। वहीं अब तक जो अंकुरित नहीं होते तब तक हर रोज़ लोगों द्वारा पूजा की जाती है। इसके आयोजन से लेकर अगले 15 दिनों तक घर का वातावरण भक्तिमय और सुखमय बना रहता है।
हरिद्वार में जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी का आज जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जयराम आश्रम में आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। उन्होंने महाराज ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, साधु संतों के साथ कई गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। सबसे पहले हवन यज्ञ किया गया, उसके बाद केक काटकर सभी ने महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि उन्होंने आज अपने जन्म उत्सव पर संकल्प लिया है कि उनके पूज्यपाद गुरु देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने जो उन्हें सेवा कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उनके जीवन में जितने बसंत बाकी है वो अपना पूरा जीवन सेवा कार्यों में लगाते रहेंगे। जिस तरह से जयराम आश्रम द्वारा गौ सेवा क्षेत्र, गरीब कन्याओं की शादी और शिक्षा के क्षेत्र में जो धारा बहाई जा रही है, उस धारा को और तेज किया जाएगा। मांगों को लेकर डाकघर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें आसपास के दर्जनों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में काम ठप कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशें लागू की जाए और डाक लेखा कार्यकाल के विकेंद्रीकरण को शीघ्र बंद किया जाए। हमारी मुख्य मांगे 3 मांगे थी कल। एक हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर थी और हमारी 5 दिन का कार्यकाल को लेकर थी, और तीसरा जो विभागों का निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगे। और हमारी ये 3 मुख्य जिले की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अल्मोड़ा परिवहन डिपो में निर्माणाधीन अंतरराज्यीय बस अड्डा पिछले 7 सालों से बजट के अभाव में लटका हुआ है। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार के समय करीब 16 करोड़ की लागत से इस बस अड्डा का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इस डिपो से परिवहन निगम की 45 से अधिक बसों का संचालन किया जाता है, मगर अब इसके संचालन में परिवहन निगम को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं नई सरकार से लोगों की आस लगी है। दामी सरकार अल्मोड़ा के इस बस अड्डे का निर्माण शुरू कर जनता को राहत देगी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू करी और जिसका बजट इन्होंने 16 करोड़ के आसपास रखा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और आज 2022 चल रहा है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। धनाभाव के कारण कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ से इसकी थोड़ी थोड़ी करके कार्रवाई शुरू हो रही है, जिससे काफ़ी अल्मोड़ा की जनता को भी परेशानी हो रही है और हमारे बस संचालन को भी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं जल्दी से इसका निर्माण हो और बसों को इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न करने पाए, जिससे सारे लोगों को जो अल्मोड़ा की स्थिति है उसके अनुसार आए दिन जाम रहता है, उससे सबको निजात मिले। नगर की वीरचंद्र सिंह गढ़वाली रोड स्थित एक साड़ी की दुकान पर एक महिला ने बड़े शातिर अंदाज से दुकान में रखी साड़ियों को हाथ साफ कर दिया। दुकानदार महिला को साड़ियां दिखाने में उलझा रहा और महिला ने चुपके से दुकान में रखी 3 साड़ियों को अपने बैग में डाल लिया और वहां से रफू चक्कर हो गई। जब दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने दुकान में लगी सीसीटीवी की फुटेज चेक किया। बता दें, फुटेज में महिला द्वारा चोरी की पूरी घटना साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं अब महिला द्वारा चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हालांकि अभी तक दुकान स्वामी द्वारा पुलिस को किसी तरह की शिकायत नहीं दी गई है। काशीपुर के मुख्य डाकघर में आसपास के दर्जनों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में काम ठप रखकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशें लागू की जाए और डाक लेखा कार्यालय के
विकेंद्रीकरण को शीघ्र बंद किया जाए। लगभग 1 दर्जन मांगों के साथ काशीपुर के मुख्य डाकघर सहित किला स्ट्रीट डाकघर, हरियावाला डाकघर, हेमपुर डाकघर, नादेही डाकघर जसपुर और सुल्तानपुर के डाकघरों कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर काशीपुर में एकत्र होते हुए जोरदार नारेबाजी कर अपनी मांगों को उठाया। उत्तरकाशी के लाइफलाइन कहे जाने वाले जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग होने से पुल को खतरा पैदा हो गया। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे थे, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर आ गई, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी काफी नाराज है। इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।